हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन टॉपिक्स को जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और साथ साथ हमने देखा था कि ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन्हें बैलेंस कैसे किया जाएगा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। बैलेंस करने के बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। कैसे हम इनको इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हम बात कर रहे थे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आई थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनाती है। वो तो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर बात की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये बात हो गई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है उससे आगे, ठीक है। तो और भी हमारे पास रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हमने सीखा था कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा। आपको रिएक्शन को पहले चेक करना है पूरा, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस भी हो, है ना। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि रिएक्शन पहले से बैलेंस रहती है। तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन चेक कर लेने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड देख लेने हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको फिर रिएक्शन को आगे छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, तो आपको फिर उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अलग अलग स्टेप हमने देखे थे कि आपको चेक कर लेना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है सबसे पहले, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर धीरे धीरे एक एक करके फिर आगे जो है ये साइकिल कंटिन्यू करनी है और बैलेंस कर लेना है पूरी रिएक्शन को। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, ठीक, कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ये दोनों हमने पढ़ ली थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट जब बनता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात की थी हमने जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये पढ़ा था हमने, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन एक और है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो फिर हमने देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल, और यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट है ना, रिएक्शन के बाद क्या निकलती है, हीट रिलीज होती है, तो वो हो गई एक्सोथर्मिक। जहां पर रिएक्शन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर देखो, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की जो रिएक्शन है, यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और कहीं पर आपने देखा होगा हीट यहाँ प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई होती है, तो उसका मतलब वो रिएक्शन कैसे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर यहाँ पर हमने देख लिया था कि रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है, सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन देख ली थी, क्या बना इससे, सॉरी कैल्शियम, सॉरी क्या बनता है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हमने बात की थी इससे पहले रिएक्शन की, हमने क्या क्या कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई थी वाटर के साथ, तो क्या बना था, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। अब कैल्शियम कार्बोनेट
का जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं हीट दे करके, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3-4 रिएक्शन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इन रिएक्शंस में। चलो फिर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो लास्ट लेक्चर में लेड नाइट्रेट का एग्जांपल देखा था हमने। लेड नाइट्रेट हम इसको हीट करते हैं, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, जहां पर रिएक्शन को हीट हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ रही है। तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पर बने। दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एट द बेस ऑफ अ प्लास्टिक मग के बेस पर ड्रिल 2 होल्स एंड फिट रबर स्टॉपर। 2 होल हमें फिट करने हैं और इस तरीके से जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे रबर स्टॉपर लगा देने हैं। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन रबर स्टॉपर। अब यहाँ पर क्या करनी है, कार्बन की इलेक्ट्रोड क्या कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड। कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। और इसको किसके साथ कनेक्ट कर लेना है, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। सिंपल तो समझ में है। कार्बन इलेक्ट्रोड लगा देने हैं रबर स्टॉपर के ऊपर और इसे कनेक्ट किससे कर देना है, 6 वोल्ट की बैटरी से कर देना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब क्या कर लेना है, इस मग को वाटर के साथ क्या कर लेना है, फिल कर लेना है वाटर से। ठीक है, मग को फिल कर लेना है वाटर से। मग की बात हो रही है, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं हो रही इलेक्ट्रोड। मग को फिल कर लेना है वाटर से ताकि जो इलेक्ट्रोड है वो पूरे क्या हो जाए, उसमें डूब जाए, इमर्ज हो जाए। आगे एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू द वाटर। अब इसमें क्या डाल लेना है, कुछ ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 की डालनी है, किसमें, इस पानी में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द इलेक्ट्रोड। अब हमें क्या करनी है, ये 2 टेस्ट ट्यूब लेनी, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, इनको वाटर से भरकर क्या कर लेना है, इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके डाल दे। मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। चलिए, स्विच ऑन द करंट। अब करंट ऑन करना है। करंट ऑन करते ही हमें क्या दिखेगा, बबल्स आर फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स बाय डिस्प्लेसिंग वाटर इन टेस्ट ट्यूब। हमें क्या दिखेगा कि बबल्स दिखेंगे जो इलेक्ट्रोड पर बन रहे होंगे बाय डिस्प्लेसिंग वाटर इन टेस्ट ट्यूब, और वाटर को क्या कर रहे होंगे, डिस्प्लेस कर रहे होंगे टेस्ट ट्यूब में। क्लियर है, तो बबल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या दिखेगा, कैथोड पर, कैथोड जो कि क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्या दिखेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलेक्ट हुई। ठीक है, कैथोड पर दिख रहा है, कैथोड, ये रहा कैथोड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलेक्ट हुई, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर क्या दिख रहा है कि कौन सी गैस कलेक्ट होगी, दूसरी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कलेक्टेड इन एनोड। एनोड क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आप याद कैसे रहेंगे, जैसे बच्चों हमने क्लास 9th में पढ़ा था कैटायंस और एनायंस के बारे में। क्या पढ़ा था, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कहते हैं एनायंस। कैटायन और एनायन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कहते हैं एनायन। अब कैथोड और एनोड क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट। यानी जो कैटायन से क्या बन रहा है यानी कि रिलेट करके सिर्फ याद करने के लिए हम कह सकते हैं, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, तो कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और एनायन नेगेटिवली चार्ज, तो एनोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और कैथोड यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्लियर है, ठीक है, तो ऐसा आप याद रखने के लिए ऐसा, ठीक है, चलो समझ में आ गया। जो नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी कि कैथोड, उस पर क्या है, कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस, और जो पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि एनोड, उस पर क्या कलेक्ट है, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट कैथोड, डबल अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड एज कंपेयर टू एनोड। अब कैथोड पर एनोड के डबल अमाउंट गैस क्या है, कलेक्ट है, यानी कि कैथोड पर ज्यादा गैस कलेक्ट है एनोड के कंपैरिजन में।
ठीक है। ड्यूरिंग द, क्योंकि वाटर का जब ब्रेक डाउन हुआ तो 2 H मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर जैसे आपको रिएक्शन दिख रही है 2 H मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वैसे हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन, H2O गिव्स टू H2 प्लस O2। ठीक है। अब H2 प्लस O2 को जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो 2H2O लिख लेते हैं। समझ में आया? चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल टू द गैस एट कैथोड, अब कैथोड के पास जब हम कोई बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे इट बर्न्स इमीडिएटली, बट गैस एट एनोड डज नॉट बर्न। तो जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे कैथोड के ऊपर, कैथोड में क्या हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या होगा इमीडिएटली बर्न करने लगेगा, लेकिन एनोड पर ये बर्न नहीं करेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट कर लेने हैं, नोट कीजिए इतना। चलिए तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जब हम कैथोड के पास बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो वो जलने लगेगा। क्यों जलने लगे? क्योंकि वहां पर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बर्न होती है। कैसे बर्न होती है? पॉप साउंड के साथ। ठीक है। वहीं जब हम दूसरे यानी कि एनोड पर लेकर के जाएंगे तो वो बर्न नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बर्न थोड़ी ना होती है। बर्न होती है क्या ऑक्सीजन? नहीं होती है। ऑक्सीजन तो क्या करती है? बर्निंग में हेल्प करती है, कंबशन में हेल्प जो करती है। ठीक है, बर्न नहीं होती है। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। तो एक चाइना डिश में हमें क्या करना है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl लेना है। प्लेस दिस इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इसे इस तरीके से सनलाइट में छोड़ देना है। इट्स व्हाइट कलर टर्न ग्रे। अब हमें क्या दिखेगा? इसका जो व्हाइट कलर है वो कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। अब क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर के डिकम्पोजिशन की वजह से हुआ है। ठीक है। सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की वजह से ये हुआ है। सिल्वर क्लोराइड का जब डिकम्पोजिशन होगा, जब हम उसमें सनलाइट डालते हैं या उस सनलाइट में रखते हैं, तो ये क्या देता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन में। इस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है? सनलाइट, ये ध्यान रखना है। ये हो गया एक और एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बच्चों हमने यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके भी कई सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना। Another example, silver bromide also behave in the same way। ठीक है। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ था सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोरीन, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन भी हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा ये क्या है? इसका एक एप्लीकेशन भी है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। ठीक है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो आप कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए ये रिएक्शंस को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो रिएक्टेंट को क्या कर सके? ब्रेक डाउन कर सके। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हमने क्या बात की थी? एक्सोथर्मिक, जहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, वो हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स 1 ग्राम, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl
द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो BaCl2 प्लस NH4OH यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्योंकि ये एनवायरमेंट से क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। हीट एब्जॉर्ब कर रही है यानी कि कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये हीट एब्जॉर्ब ना करके हीट रिलीज करती तो कैसी रिएक्शन होती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती। सो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम कूल, इसलिए बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब क्या बन जाता है, कूल बन जाता है। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर हो गई एक और रिएक्शन। आपको क्या करना है, ये जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है, कुछ मेन एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर ली है, लेकिन हम कुछ यहाँ पर एडिशनल एग्जाम्पल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए। बहुत सारे रिएक्शंस अगर हमने पढ़े हुए होंगे तो ज्यादा इजी हमारे लिए रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर दो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, उसकी जगह पर आ जाता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अगर हम कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन की बात करें, जैसे आप रिएक्शन यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये रही कॉपर सल्फेट और ये है आयरन। तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को, सॉरी आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से यानी कि कॉपर को उसके कंपाउंड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, और कॉपर हो गया अलग। तो ये रिएक्शन कहती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, ऐसे ही आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखोगे। फिलहाल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ये एक्सपेरिमेंट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 7th या 8th में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट भी था हमारे पास। ठीक है, टेक 3 आयरन नेल्स क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेनी है जिन्हें सैंड पेपर से हमें साफ कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, एड 10 ml कॉपर सल्फेट। अब दो टेस्ट ट्यूब लेनी है A और B, दोनों में क्या डाल देना है, सॉरी एक में क्या डाल देना है, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अच्छा, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है इन ईच टेस्ट ट्यूब। इमर्स 2 आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब B। अब टेस्ट ट्यूब B में हमें क्या करना है, 2 आयरन नेल डाल देनी है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक आयरन नेल को हमें किनारे पर रख देना है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इतना ही करना है फिलहाल, इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 20 मिनट के बाद इट इज फाउंड दैट द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। क्या दिखता है कि आयरन नेल क्या हो गए, ब्राउन कलर के हो गए। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन बाय कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये किस वजह से होता है, आयरन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के से क्या हो जाता है, कॉपर से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग से हमें डिपॉजिट मिलता है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये था आयरन नेल हमने इसमें डाली। ऐसे ही किया था ना एक्सपेरिमेंट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दी थी। अब हमें क्या दिखा कि जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अब ये क्या बन गया, ग्रीनिश हो गया है। ब्लू से क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया है। ठीक है, कैसा हो गया है, इसका जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया। तो ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर जो है इस पर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, कॉपर अलग से डिपॉजिट हो गया है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, सोडियम, ये होते हैं सारे। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन, लेड। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ में आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया। बाकी आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।